अभी तक हमने गूगल शीट को, उसके इंटरफेस को, उसकी मुख्तलिफ पैरामीटर्स को देखा। इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि गूगल शीट को एनालिसिस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस होते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं। शायद आपको याद हो कि सेशन 1 में मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जो डिफ्रेंसिएशन है वो हमने बड़ी तफसील से डिस्कस की थी। तो गूगल शीट्स को हम मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए कैसे यूज़ करते हैं, आज हम अपने सेशन में ये सीखेंगे। डेटा की टर्मिनोलॉजी हम पहले यूज़ कर चुके हैं। इस सेशन में एक और टर्मिनोलॉजी भी यूज़ होगी जिसको हम डेटा फाइल का नाम देंगे। एक और टर्मिनोलॉजी भी शायद आप पहले सुन चुके हो, डेटा बेस की। तो इस सेशन में इनमें फ़र्क क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। किस चीज़ को डेटा कहते हैं, किस चीज़ को डेटा फाइल कहते हैं, किस चीज़ को डेटा बेस कहते हैं, ये भी हम लर्न करेंगे। तो आइए हम कंप्यूटर पे चलते हैं और साथ साथ इन चीज़ों के मतलब देखते हैं और साथ साथ हम गूगल शीट के और पैरामीटर्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने एक गूगल शीट मैंने ओपन की हुई है और फॉर्चुनेटली मेरे पास एक फ़ाइल भी यहाँ पे ओपन है। ये फ़ाइल मैं कैसे यहाँ पे ओपन करूँगा उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं इस फ़ाइल के मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। इस फ़ाइल को हम देखते हैं तो इसमें मुख्तलिफ कॉलम्स यूज़ हुए में। फॉर एग्ज़ाम्पल ए कॉलम भी यूज्ड है, बी कॉलम में भी हमारे पास डेटा मौजूद है, सी कॉलम में भी डेटा मौजूद है और बहुत ज़्यादा कॉलम हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये अगर हम कंप्लीट देखें, बिल्कुल एंड के ऊपर जाके देखें तो ये ई सी हमारे पास आखिरी कॉलम है जो कि यूज़ हुआ हुआ है। सिमिलरली जब हम रोज़ की बात करते हैं तो रोज़ भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। अगर हम कंप्लीट नीचे एंड के ऊपर जाके देखते हैं तो 5001 आखिरी रो नंबर मौजूद है। तो अगर मैं डेटा सेल की बात करूंगा तो ये जिसके ऊपर इस वक्त कर्सर ऑन है उस कर्सर का नंबर जो है वो H4 है। H उसका कॉलम का हेड है, 4 उसकी रो का है और यही चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है। अच्छा, अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो डेटा रेंज स्टार्ट होती है A1 से और ख़त्म होती है EC 5001 के ऊपर। EC आखिरी कॉलम और 5001 आखिरी रो। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फर्स्ट रो में उनके डेटा के हेडिंग्स लिखी हुई हैं। हर डेटा कॉलम की हेडिंग लिखी हुई है। तो डेटा बेसिकली स्टार्ट होता है सेकंड रो से। अगर मैं इस चीज़ को आपस में इसमें शामिल करूं तो मेरे पास टोटल डेटा जो है वो 5000 रोज़ के ऊपर मौजूद है, जबकि एक रो फर्स्ट रो है वो उसकी हेडिंग के बारे में। अगर आपको याद हो तो सेकंड सेशन में हमने डिस्कस किया था डेटा या डेटा डेफिनेशन के बारे में। डेटा हर उस फैक्ट या फिगर को कहते हैं जिसमें कोई कॉन्टेक्स्ट शामिल हो। तो यहाँ पे हर कॉन्टेक्स्ट, हर नाम जो है वो उसके फर्स्ट रो में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जेंडर के नीचे जो भी चीज़ें 102, टाउन साइज़ के नीचे 254, एज के नीचे 20, 22, ये सारा डेटा है। और ये क्यों डेटा है? क्योंकि हर एक का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे अलहदा-अलहदा उसकी हेडिंग के तौर के ऊपर मौजूद है। अच्छा, यहीं पे मैं एक और टर्मिनोलॉजी आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसको हम डेटा फाइल कहते हैं। जब हम डेटा फाइल का वर्ड बोलते हैं तो वो एक डेटा को एक ख़ास सीक्वेंस में रखने का नाम है। वो क्या सीक्वेंस है कि जब भी हम उस कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो वो हमेशा कॉलम्स में आएगा और जब भी हम वो डेटा किस के लिए इकट्ठा हुआ है वो हमारे पास रो में आएगा। इसको मैं एक और एग्जांपल के साथ आपके सामने रखता हूँ। डेटा कैसे इकट्ठा होता है? डेटा हमेशा एक क्वेश्चनियर से इकट्ठा होता है। क्वेश्चनियर क्या चीज़ होती है? हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है जिसके ऊपर चंद एक क्वेश्चन लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चनियर है जिसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है, जेंडर, नेम और एज। एक क्वेश्चनियर है, मिसाल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, 3 क्वेश्चंस है। उस क्वेश्चनियर को मैंने एक 20 बंदों के ग्रुप के वो पकड़ा दिया कि वो हर बंदा उसको फिल कर देगा। अच्छा, जब बाय द एंड ऑफ द डे मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास 20 क्वेश्चनियर आ जाएंगे। दूसरे मानों में मेरे पास 3 क्वेश्चंस का डेटा हर रिस्पोंडेंट के हवाले से आ जाएगा। अच्छा, अब ये दो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। एक ये है 3 क्वेश्चंस और एक आ रहा है कि नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट। डेटा फाइल में ये दोनों चीज़ों का जिक्र होना लाजमी है। हम कैसे करेंगे?
जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं उसको हम गूगल शीट में वेरिएबल हेडिंग की बात करते हैं, यानी वेरिएबल की बात करते हैं। तो कॉलम्स में जब हम रखेंगे तो वेरिएबल को शामिल करेंगे, यानी उस क्वेश्चनियर की जब मैं गूगल शीट डेवलप करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 3 कॉलम्स, और उन 3 कॉलम्स की हेडिंग क्या होंगी? पहली हेडिंग होगी जेंडर, दूसरी हेडिंग क्या होगी? नेम, तीसरी हेडिंग क्या होगी? एज। क्योंकि 3 ही क्वेश्चन थे उस क्वेश्चनियर में, तो 3 मेरे पास कॉलम आ जाए। दूसरी चीज 20 रिस्पोंडेंट जिन्होंने उसको फिल किया है। तो जब मैं गूगल शीट की बात करूंगा तो गूगल शीट में 20 रोज ये कवर कर जाएगा। 20 रोज क्यों? क्योंकि रोज आइडेंटिफाई करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं उन नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट को। तो बेसिकली मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं कि जब मैं डेटा फाइल का वर्ड बोलूंगा तो लाजमी तौर के ऊपर एक क्वेश्चनियर होगा जिसकी बेस के ऊपर वो डेटा फाइल डेवलप होगी। लाजमी तौर के ऊपर उस क्वेश्चनियर के जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैं वेरिएबल कह रहा हूँगा, और जितने वो वेरिएबल होंगे उतने ही कॉलम उस डेटा फाइल में होंगे, और उस क्वेश्चनियर को जितने रिस्पोंडेंट ने फिल किया होगा उसको हम रोज में रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी जितने रिस्पोंडेंट ने उसको फिल किया होगा उतनी ही रोज उस डेटा फाइल में होंगी। इसी चीज़ को अगर मैं एक डिफरेंट तरीके से आपके सामने कहूँ कि मेरे सामने अगर एक डेटा फाइल है जिसमें 50 कॉलम्स हैं और उसमें 100 रोज कंज्यूम हुई हैं, तो बेसिकली ये डेटा फाइल एक ऐसे क्वेश्चनियर की बेस के ऊपर बनी होगी जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे क्योंकि 50 कॉलम थे, और ये क्वेश्चनियर कितने लोगों ने फिल किया होगा? ये 100 लोगों ने फिल किया होगा कि उसमें 100 रोज कंज्यूम हुई हैं। ये वाली जो फाइल है जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इस फाइल में टोटल रोज जो कंज्यूम हुई हैं वो 5000 है। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चनियर को कितने लोगों ने फिल किया? 5000 लोगों ने फिल किया। और क्योंकि इसका नाम कस्टमर डी बेस है तो ये अस्यूम किया जा सकता है कि इसमें जो डेटा होगा वो किसी दुकान के कस्टमर के बारे में होगा, तो 5000 कस्टमर का डेटा इसमें मौजूद है। और उस क्वेश्चनियर जिस क्वेश्चनियर की मदद से इसको बनाया गया है उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ कॉलम इसको शो करेंगे। अगर मैं ए से लेकर ई सी तक सारे कॉलम्स की गिनती करूं तो इसकी तादाद जो है वो 133 बनती है। तो इस क्वेश्चनियर के 133 क्वेश्चंस थे, और इस क्वेश्चनियर को कितने रिस्पोंडेंट ने भरा था? 5000 रिस्पोंडेंट ने भरा था। तो ये मेरे पास डेटा और डेटा फाइल के दरमियान में डिस्टिंक्शन आ गई। तीसरी चीज़ मैंने जो आपके सामने बोली थी वो डेटा बेस बोली थी। डेटा बेस और डेटा फाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। मैं एक आसान तरीके से, वैसे तो इसकी डेफिनेशन बड़ी टेक्निकल फॉर्म में भी आपको किताबों में मिल जाएगी, मैं एक आसान तरीके से आपके सामने रखता हूँ कि अगर इस डेटा फाइल को जो इस वक्त आपके सामने ओपन है, अगर आप इसको देखें तो सपोज़ मैं इसकी रो नंबर 5 को क्लिक करता हूँ, तो रो नंबर 5 में जिस कस्टमर का आईडी लिखा हुआ है उसी कस्टमर का टाउन साइज भी लिखा हुआ है, उसी कस्टमर का जेंडर भी लिखा हुआ है, उसी कस्टमर का एज भी लिखा हुआ है, उसी कस्टमर का, यानी एक रो में एक ही कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इस किस्म की सीक्वेंस को हम डेटा बेस कहते हैं। यानी डेटा तो किसी भी हवाले से किसी भी सीक्वेंस में लिखा जा सकता है, लेकिन जब मुख्तलिफ डेटा एक ही रिस्पोंडेंट का इकट्ठा करके लिखा जाए तो उस सीक्वेंस को हम डेटाबेस कहते हैं। तो ये 3 मैंने टर्मिनोलॉजी आपके सामने इंट्रोड्यूस की हैं, और ये तीनों टर्मिनोलॉजी हम थ्रू आउट द कोर्स यूज़ करते रहेंगे। डेटा का लफ्ज़ भी यूज़ होगा, डेटा फाइल का वर्ड भी यूज़ होगा, और डेटा बेस का वर्ड भी यूज़ होगा। डेटा किसी भी इंफॉर्मेशन को कह सकते हैं जिसका कॉन्टेक्स्ट हो। डेटा फाइल उस सीक्वेंस को कहते हैं जिस सीक्वेंस में कॉलम्स का रोल डिफरेंट है, रोज का रोल डिफरेंट है, और डेटाबेस उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिस स्ट्रक्चर में एक डेटा फाइल कंपोज की होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर मौजूद हैं, इसको आमतौर के ऊपर लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस लीनियर स्ट्रक्चर के अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर मौजूद हैं। इस वक्त जो आपको सामने नज़र आ रहा है वो एक डेटाबेस का लीनियर स्ट्रक्चर है कि एक लाइन में सारे के सारे एट्रीब्यूट एक रिस्पोंडेंट के मौजूद है।
और जब हम दूसरी लाइन पे जाते हैं तो दूसरा कस्टमर आ जाता है, तीसरी लाइन पे जाते हैं तो तीसरा कस्टमर आ जाता है। तो ये डेटाबेस एक डेवलप हो रही है। एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक वेरिएबल जिसका नाम जेंडर है और जो डी कॉलम में लिखा हुआ है उसको देखें तो जेंडर के नीचे 1 और 0 लिखा हुआ है। हम किसी से उसका जेंडर पूछते हैं, आपका जेंडर क्या है, तो वो हमें जवाब देता है मेल या फीमेल में। कभी उसका जवाब ये नहीं हुआ कि ये इसका जवाब 1 या 0 है। ये डिस्कशन हमने उस वक्त भी की थी जब हमने डेटा की टाइप्स की थी और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा किया था। फिर हमने नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा के बारे में डिस्टिंक्शन की थी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे कि जेंडर हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जो बेसिकली क्वालिटेटिव था और उसको हमने कोड किया हुआ है 1 और 0 में। 0 का मतलब हमने अपनी आसानी के लिए रखा हुआ है मेल और 1 का मतलब हमने अपनी आसानी के लिए फीमेल रखा हुआ है और उस हिसाब से ये हमारे पास नॉमिनल डेटा है। अगर मैं एज कैटेगरी की बात करूं जो एफ कॉलम में लिखा हुआ है तो एफ कॉलम में ये वही एज कैटेगरीज है जिनको हमने एज को मुख्तलिफ कैटेगरीज में कन्वर्ट किया हुआ है। 2 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है, ये एज की कैटेगरीज के ऊपर होगा और ये सारे का सारा ऑर्डिनल डेटा है क्योंकि एज में एक ऑर्डर मौजूद है। सो ऑर्डिनल और नॉमिनल डेटा यहाँ पे मौजूद है। जी कॉलम में अगर हम देखें जिसका नाम जो है वो बर्थ मंथ है, अभी आपने देखा कि मैंने कॉलम की विड्थ को ज़्यादा कर लिया। तो इस तरीके से अगर हम कोई कॉलम की विड्थ को हम ज़्यादा करना चाहें तो हम उसके हेडर के ऊपर जाके इसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं। सो बर्थ मंथ एक हमारे पास वेरिएबल है जिसमें नंबर की फॉर्म में डेटा नहीं है, तो इसको हम क्वांटिटेटिव डेटा नहीं कहेंगे, इसको हम क्वालिटेटिव डेटा कहेंगे। और अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर कोई भी एनालिसिस, कोई भी न्यूमेरिकल एनालिसिस हम परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर की फॉर्म में नहीं है, ये हमारे पास ABC की फॉर्म में है और ABC में हम कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, उसको जमा तफरीक नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मैंने एक यहाँ पे एक कॉलम ऑन किया हुआ है और मैंने एच कॉलम में किया, ये एजुकेशन, ED स्टैंड फॉर एजुकेशन। जो ही मैं इसकी वैल्यू में कोई वैल्यू शेड करता हूँ, कोई एरिया हाईलाइट करता हूँ, तो ये किस रेंज को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अगर मैं इस रेंज को आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो रेंज बनेगी। रेंज का नाम मतलब हमने लास्ट सेशन में सीखा था कि ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स शुरू कहाँ से होता है, ये H2 से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है, ये H10 तक जाता है। सो H2 से H10 तक हमारे पास रेंज है। अगर हम नीचे देखें तो इस स्क्रीन के बॉटम के ऊपर इस रेंज का सम लिखा हुआ आ रहा है, सम इज इक्वल टू 137। ये 137 किस चीज़ का सम है, यहाँ पे H2 से लेकर H10 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं अगर मैं इसको सम करूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें सम के आगे एक छोटा सा एरो और भी बना हुआ है, इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल इसका एवरेज क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसका काउंट यानी इसकी तादाद क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर मैं इस सम की डिफ़ॉल्ट को चेंज करना चाहता हूँ, यानी मैं ये चाहता हूँ कि हर मर्तबा जब मैं किसी रेंज को शेड करूँ तो मेरे सामने लिखा हुआ आए कि उसकी तादाद कितनी है, तो मैं यहाँ पे काउंट को क्लिक कर दूंगा तो अब हर मर्तबा जिस भी रेंज को मैं शेड करूंगा तो उसका तादाद लिखी हुई आ जाएगी। सो ये हमारे पास एक फंक्शन था मैथमेटिकल एनालिसिस। ज़्यादातर मैथमेटिकल एनालिसिस जो है वो हम इस पर्टिकुलर जो कॉम्बो बॉक्स है इससे हम कर लेते हैं। सम भी आ रहा है, एवरेज भी है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है। इस सेशन में हमने ये देखा कि गूगल शीट के ऊपर जो मैथमेटिकल एनालिसिस है वो हम कैसे कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा डेटा फाइल, डेटाबेस, इनमें फ़र्क क्या है, कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ होती है। आई होप कि सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा।